गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधेश्याम केमिस्ट्री वाले। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने में भी मजा आ रहा है ना? चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं और आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि हम लोगों के आज चर्चा का विषय क्या है? केंद्रक के विभिन्न भागों का वर्णन। केंद्रक में जो अलग अलग पार्ट हैं, इन अलग अलग पार्टों का क्या महत्व है, इस पर आज हमारी आपकी चर्चा चलेगी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस पर चर्चा चलेगी कि केंद्रक का क्या महत्व है। सबका पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे और फिर एक साथ पढ़ेंगे कि केंद्रक हमारे शरीर के लिए क्या करता है या जीव के लिए, जीवन के लिए केंद्रक का क्या महत्व है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा? यहाँ आप लोग देख रहे हो केंद्रक के 4 पार्ट हैं। पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी। पहला ये पार्ट क्या है? इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ जो भरा हुआ लिक्विड है, इसको क्या हम लोग कहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहे थे बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर इसमें जो धागे के समान रचना थी, इसको क्या कहे थे? क्रोमैटिन थ्रीड। क्या कहे थे बेटा? क्रोमैटिन थ्रीड। अब फिर इसमें एक ये गोली के समान रचना है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और यहां देखो इनमें जो छिद्र है, इन छिद्रों को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो इतने भाग जो है ये होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? सबसे पहले चर्चा हम लोगों की चलेगी किस पर? केंद्रक कला पर। किस पर चलेगी? केंद्रक कला। केंद्रक कला को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा और इसका क्या नाम होता है? इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप यानी लिफाफा कहलाएगा। न्यूक्लियर का लिफाफा कहलाएगा। और इसका नाम क्या बेटा? और इसका नाम है कैरियोथिका। और इसका नाम है कैरियोथिका। इतना इसका नाम है, कैरियोथिका। अब आप जरा देखो, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बना है वो 2 परतों का बना होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। इसका जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाला जो है इसको क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन। और इनके बीच का जो खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं बेटा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना होता है बेटा? 150 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। क्लियर? तो यहां पर जरा देखो कितने से बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? यहां 2 पार्ट से बना होता है। पहला क्या होता है? यहां देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये दो भाग में बना होता है, दो लेयर का बना होता है। पहला होता है आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर का बना होता है। इसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य कला, बाह्य कला और अंतः कला, बाह्य कला और अंतः कला। क्लियर? और बीच में क्या है? बीच में है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। अब यहां जरा देखो इनके कार्य क्या है, ये करता क्या है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। ये इनके कार्य, फंक्शन क्या है, कार्य इनका क्या है, ये फंक्शन, ये क्या करता है आप जरा देखो। कोशिका के ये केंद्रक के बाहर क्या है, कोशिका का जीव द्रव्य भरा है, तो ये अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। पहला काम क्या करेगा, इन दोनों के बीच की बाउंड्री है तो पहले इन दोनों को अलग करेगा। क्लियर? तो इसके फंक्शन में क्या है पहले जरा देख लो। इनके फंक्शन में क्या कहा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य व केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य व केंद्रक द्रव्य को अलग करता है। इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है, अलग करता है। दूसरी चीज क्या है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य व केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान करेगा, पदार्थों का। जिन पदार्थों को अंदर जाना रहेगा अंदर ले जाएगा, जिनको बाहर जाना है बाहर ले जाएगा, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। क्लियर? दूसरी चीज क्या करेगा, यहां देखो, जो चीजें अंदर हैं इनको इनक्लोज करके रखेगा, है ना। यहां देखो क्या है, केंद्रक द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य को बांध कर रखता है, केंद्रक द्रव्य को बांध कर रखता है, केंद्रक द्रव्य को बांध कर रखता है। क्लियर? अब आप यहां जरा देखो, इसकी बाह्य कला से, इसकी बाह्य कला से, जो बाह्य कला है, बाह्य कला से, बाह्य कला से कौन जुड़ा होता है, राइबोसोम, राइबोसोम व और क्या जुड़ा रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। आप जरा देखो, इनके बाहरी सतह पर क्या जुड़ा है, इनके आउटर सरफेस पर राइबोसोम चिपका रहता है। कौन चिपका है, राइबोसोम चिपका रहता है। दूसरी चीज क्या होता है, इसके बाहरी कला से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। यहां देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी क्या चिपका है,
राइबोसोम चिपका हुआ है। ये देखो बेटा, देखने में बेहतरीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखो, और राइबोसोम क्या करता है? आप जानते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में ये भाग लेता है। किसके निर्माण में भाग लेता है? प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। क्लियर? अब यहां जरा देखिए, यहां क्या है? इसकी आंतरिक सतह पर, इसकी आंतरिक सतह पर, इसकी आंतरिक सतह पर एक प्रोटीन, आंतरिक सतह पर क्या होता है बेटा? एक प्रोटीन व्यवस्थित होता है। प्रोटीन व्यवस्थित होता है। प्रोटीन व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। लैमिना कहते हैं। यह क्या करता है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। कहां लगा होता है बेटा? यहां पर जरा देखो, ये जो इसका इनर लेयर है, इस इनर लेयर पर एक जो है मेम्ब्रेन पर प्रोटीन की एक लेयर लगी होती है। इस प्रोटीन की लेयर को क्या कहते हैं? लैमिना। और ये लैमिना क्या करता है बेटा? इसको जो है न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, राइट? तो ये क्या है? इसका जो है ये केंद्रक, देखो यहां पर क्या है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करेगा? यहां देखिए 6वें नंबर पर न्यूक्लियर पोर। ये देखिए, न्यूक्लियर पोर जो है, न्यूक्लियर पोर, यहां देखिए न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? बड़े अणुओं को, बड़े अणुओं को अंदर व बाहर जाने देता है। अंदर व बाहर जाने देता है। कैसे जाने देता बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा अंदर बाहर जाने देगा। यानी इसके कोई चीज अगर अंदर जा रही है, कोई चीज अंदर जा रही है या कोई चीज बाहर आ रही है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एटीपी की एनर्जी खर्च होती है। एटीपी की एनर्जी खर्च होगी और एटीपी किसमें बदल जाएगा? एडीपी में। और यहां से जो ऊर्जा निकलेगी ये इन पदार्थों को अंदर बाहर करने में खर्च होती है। तो ये बेटा क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है किसका? केंद्रक कला का। अब इसके बाद हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? यहां जो अंदर पड़ा हुआ है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। दूसरा नंबर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा? इसको हिंदी में भी न्यूक्लियोप्लाज्म ही कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहां देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि एक पारदर्शी दानेदार तरल पदार्थ होता है। ये क्या होता है? एक पारदर्शी दानेदार तरल पदार्थ। यहां देखो, पारदर्शी दानेदार तरल पदार्थ।
दानेदार तरल पदार्थ है। इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम। इसमें एंजाइम पाया जाता है। यहां जरा देखो, इसमें एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या होगा? ये विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है। विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न क्रियाकलाप या बायोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन होते हैं। इस एंजाइम से क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फंक्शन, या इसको क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या भरा होगा बेटा? एंजाइम भरे होते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे या कोशिका के बाहर जितने बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे, ये इनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। और इसमें क्या रहता है बेटा? इसमें रहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? डीएनए व आरएनए का निर्माण होता है। 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 तो ये बेटा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म का महत्व है। यानी यूं मान चलो कि यही जो है आधारभूत तरल पदार्थ है जो सबको सहारा देता है। इसी में क्रोमैटिन भी होगा, इसी में न्यूक्लियोलस भी होगा, इसी में न्यूक्लियोटाइड भी भरे रहेंगे, इसी में एंजाइम भरे हुए हैं, इसी में हार्मोन्स हैं। सब केमिकल पदार्थ जो है इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में भरे होते हैं। राइट? तो इसका जो है आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर देखो, इसके बाद तीसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रोमैटिन थ्रीड्स। जो क्रोमैटिन थ्रीड्स है, ये पतले धागे के समान इसकी रचना होती है। और धागे के समान क्या है? ये पूरा जाल बना लेता है, धागे का जाल बना लेता है। राइट? और ये जाल के रूप में केंद्रक द्रव्य में ये दिखाई देता है। राइट? अब ये क्रोमैटिन के जो थ्रीड्स हैं, ये किससे बने होते हैं? देखो बेटा, क्रोमैटिन थ्रीड्स जो होता है ये बना होता है क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये डीएनए की श्रृंखला और हिस्टोन नामक प्रोटीन से ये बने होते हैं। और कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन थ्रीड्स ये कंडेंस होकर के लंबाई में छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? गुणसूत्र। क्या नाम पड़ जाता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। और बाकी समय में ऐसे ही ये जाल के रूप में उपस्थित होते हैं। बेटा देखो, ये जाल की तरह से तो लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि एक ही थ्रीड्स है। ये धागे एक ही नहीं है, बहुत सारे धागे हैं जिनके दोनों किनारे जो है फ्री होते हैं। क्लियर? तो यहां जरा देखिए, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर है क्रोमैटिन थ्रीड्स। क्रोमैटिन थ्रीड्स, क्रोमैटिन थ्रीड्स होते हैं। अब जरा देखो, क्रोमैटिन थ्रीड्स किसके बने होते हैं? या देखो, क्रोमैटिन थ्रीड्स, क्रोमैटिन थ्रीड्स बने होते हैं बेटा
यहां पर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। और यहां जरा देखो, डीएनए के बने हुए हैं और इसमें क्या रहेगा, ये जो है जाल के रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे? जाल के रूप में। कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में जाल के समान रहते हैं, जाल के समान रहते हैं। तीसरा क्या है? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? ये छोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में सभी आनुवंशिक गुण, सभी आनुवंशिक गुण, सभी आनुवंशिक गुण उपस्थित होता है। इसी में सभी आनुवंशिक गुण उपस्थित होता है, राइट। गुणसूत्रों पर क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों पर जीन चिपके होते हैं। यहां देखो, गुणसूत्र पर जीन लगे होते हैं, गुणसूत्र पर जीन लगे होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या लगा रहेगा बेटा? जीन लगा रहेगा। अभी हम जीन की चर्चा कर रहे हैं और ये क्या करेंगे? यही जो है क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल है, यही आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से संतति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। क्लियर? ये क्या करता है बेटा? यही क्रोमैटिन, यही गुणसूत्र क्या करेगा? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। जैसे देखो बेटा, एक कोशिका है, एक कोशिका से डिवाइड होकर के दो कोशिका बनी, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, तो जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ है उसी जेनेटिक मटेरियल को इनमें लेकर के जाता है। कौन लेकर के जाता है? ये क्रोमैटिन थ्रेड्स। अब आप जरा देखो, क्रोमैटिन गुणसूत्र कैसे होता है? ऐसे देखो बेटा, ये गुणसूत्र की रचना होती है। इस पर जो है बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं, जो छोटी छोटी दानेदार रचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसी को जीन्स कहते हैं। जीन बेटा होते क्या है? जीन भी डीएनए के ही खंड होते हैं, डीएनए के ही खंड होते हैं। कौन? जीन। और जैसे मान लो जो डीएनए की बड़ी वाली चेन है, लाखों अरबों न्यूक्लियोटाइड से जो बने हैं, वो तो
कुंडलित होकर के क्या बनाते हैं, कुंडलित होकर के क्रोमैटिन बनाएंगे, फिर क्रोमैटिन से गुणसूत्र बनाएंगे। लेकिन जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं 100, 200, 400, 500 न्यूक्लियोटाइड वाले, वो क्या करते हैं, कुंडलित होकर के छोटे छोटे पार्टिकल का रूप ले लेते हैं और वो यहाँ चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बेटा, एक जीन एक लक्षण का वो चलता है, एक जीन, यहाँ देखो, एक जीन और एक लक्षण का सिद्धांत चलता है, एक जीन एक लक्षण। देखो बेटा, गुणसूत्र तो हमारे 46 ही हैं, जोड़ा बनता है तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन हमारे शरीर में 23 प्रकार के ही तो लक्षण नहीं है, बहुत सारे प्रकार के लक्षण हैं। आप आंखों को ले लेंगे तो आंखों के रंग ही कई प्रकार के हैं, बालों के रंग कई प्रकार के हैं, बालों के शेप कई प्रकार के हैं, हाथ की बनावट भी सबकी अलग अलग होती है, तो कैरेक्टर हजारों प्रकार के हैं। तो ये सारे कैरेक्टर किसके द्वारा गवर्न होते हैं, इस जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जीन्स और ये गुणसूत्र किस रूप में रहता है, क्रोमैटिन थ्रीड के रूप में रहता है। और यही जो है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। क्लियर? अब आप यहां जरा देखो, चौथे पॉइंट में क्या है, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ये कौन है, न्यूक्लियोलस, ये जो है केंद्रिका। अब आप जरा बताओ, केंद्रिका कौन है भाई, छोटा जो दिखाई दे रहा है ये केंद्रिका है। क्या है, केंद्रिका है। तो केंद्रिका की विशेषता क्या होती है बेटा, पहला यहां देखो, केंद्रिका जो है कला विहीन होती है। क्या होती है, कला विहीन होती है, कला विहीन होती है, यानी इनके चारों ओर कोई कला या मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या भरे रहते हैं, इनमें भरे रहते हैं आर राइबोसोम। क्या भरे रहेंगे, राइबोसोम भरे रहेंगे। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। और क्या इसमें रहेगा, इसमें भी क्रोमैटिन थ्रीड होते हैं। इसमें भी क्या रहेगा, क्रोमैटिन थ्रीड होता है। राइट? अब आप जरा देखो, ये करते क्या है, ये करते क्या है बेटा, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्लियर? और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करा कौन, केंद्रिका। अब अगर आ जाए एक नंबर में कंपटीशन का क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रिका का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है केंद्रिका का निर्माण, अरे क्या कहते हैं, राइबोसोम का, केंद्रिका में। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। क्लियर? तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो ये बेटा जो है न्यूक्लियोलस का इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री है, यहाँ राइबोसोम का निर्माण होगा, और फिर राइबोसोम बाहर आकर के यहाँ क्या करेगा, ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। क्लियर? दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस से जुड़ा हुआ है। इनके जो लिक्विड भरे हैं उस लिक्विड से इसका संपर्क है। तो यहां पर जरा देखो, केंद्रक में बने हुए चीज इनके द्वारा धीरे धीरे यहां आते हैं। ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपॉर्टेंस में पढ़ाया गया है। अब इनको फट से आप नोट कर लीजिए,
उसके बाद हम केंद्रक के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं कि केंद्रक का क्या महत्व है। चलिए फट से इसको वीडियो रोक करके बेटा आप धीरे धीरे नोट कर सकते हो, टेंशन नहीं है। हाँ ये है कि आप लोग इनको नोट जरूर करिए, अपनी कॉपी पर डायरी में नोट जरूर करेंगे। अब जो है हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, केंद्रक का महत्व। किस पर चर्चा करेंगे, केंद्रक का महत्व, है ना। यहां जरा देखो, चर्चा का विषय हमारे क्या होगा, केंद्रक का महत्व। केंद्रक का महत्व अंग्रेजी इसकी क्या होती है बेटा, अंग्रेजी होती है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस का क्या महत्व है, तो पहला महत्व इसका देखिए, आनुवंशिक लक्षणों का। आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षण कौन है बेटा, जो माँ बाप से लक्षण प्राप्त होते हैं वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ये क्या है, आनुवंशिक लक्षणों का समवाहक है, समवाहक है ना। आनुवंशिक लक्षणों का समवाहक है। दूसरा, समस्त कोशिका, समस्त कोशिका के मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है। समस्त आनुवंशिक, ये क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है। क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहां जरा देखो, ये विकास को नियमित करता है। जो विकास है, कोशिका का विकास या शरीर का विकास है ना, विकास को नियंत्रित करता है। विकास यानी ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ग्रोथ को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद क्या करेगा बेटा, यहां जरा देखो, ये mRNA, mRNA, tRNA व rRNA, rRNA का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखो बेटा, निर्माण करता है किसका, mRNA का निर्माण करेगा। ये यहां जरा देखो, ये क्या कहलाता है बेटा, ये डीएनए से, डीएनए से किसका निर्माण हुआ, mRNA का। डीएनए से mRNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलेखन। तो डीएनए से ही mRNA बनाता है और क्या करता है, यहां पर और प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण का कोड, कोड निर्धारित करता है, कोड निर्धारण करता है ना। देखो बेटा, कहने का मतलब जितने लोग हैं सबके कोशिकाओं में प्रोटीन बनता है, लेकिन सबके प्रोटीन अलग अलग बनते हैं। तो इनका कोड ही कौन निर्धारित करता है, केंद्रक ही निर्धारित करता है कि किस कोड के प्रोटीन बनेंगे, अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़ेंगे, राइट। फिर यहां पर जरा देखो,
यहीं पर जो है राइबोसोम बनता है, केंद्रक में ही राइबोसोम बनता है। राइबोसोम बनता है केंद्रक में। कहां बनता है? केंद्रक के केंद्रिका में, केंद्रक के केंद्रिका में राइबोसोम बनता है ना? बल्कि आप ये कहेंगे कि ये क्या है, इसको हर्ट ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का हृदय। क्या कहेंगे बेटा? कोशिका का हृदय कहते हैं, कोशिका का हृदय कहते हैं, राइट। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हार्ट पंप करता है तो हम जीवित हैं, वैसे जीवित रखने के लिए अगर कोशिका को जीवित रखना है तो उसके केंद्रक का होना जरूरी है, केवल आरबीसी को छोड़कर। किसको? यहां लिख लो भैया, क्या है? केवल किसको छोड़ करके? आरबीसी को छोड़कर, केवल आरबीसी को छोड़ करके। आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है, लेकिन तब भी उसकी उम्र 150 दिन होती है। 120 दिन से 150 दिन आरबीसी की उम्र होती है, केंद्रक नहीं है, तभी वो जीवित है। समझ गए? बाकी सारी कोशिकाओं से अगर केंद्रक को दूर कर दिया जाए तो फिर कोशिका ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे हमको जिंदा रखा है हमारा हार्ट पंप करके, हार्ट पंप करके ब्लड सप्लाई दे करके जिंदा रखा है, वैसे कोशिकाओं को जिंदा कौन रखता है? केंद्रक, राइट। तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो खूब लाइक करो बेटा, खूब शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो, खूब दोस्तों मित्रों को बताओ। इसी वीडियो से ऐसे ही आप इसको देख देख करके अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आपके अच्छे कंपटीशन निकलने की भी तैयारी होती रहेगी। और आप चिंता मत करो बेटा, शीघ्र ही हम कंपटीशन की ही तैयारी कराएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, तब तक, जब तक हम लोग अगले वीडियो के लिए नहीं आते हैं, तब तक के लिए विश्राम। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।